नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। डियर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। चूँकि ये जो तैयारी चल रही है, वीडियो जो आपको मदद करेगा वो आपका बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक के द्वारा जो 2025 बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें साइंस के पेपर में ये मदद करने वाला है वीडियो आपको, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहला जो चैप्टर है उसके खास खास कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपको पढ़ने चाहिए, उन हॉट एंड टॉपिक्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। जिसमें से पहला टॉपिक जो देखिए यहाँ पे 3 बिंदु हमने लिखे हुए हैं, यही 3 थीम्स हैं, इन्हीं पे आप पे क्वेश्चन बनते हैं। और जिसमें पहला जो टॉपिक है इसको हमने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा डियर। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें कौन कौन सी खास खास प्रकार की अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सभी टाइप्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और पहचान भी आपको बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताएंगे। आज के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं रहने वाला है। तो ठीक है डियर, जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप का जो इक्वेशन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया डियर। संयोजन अभिक्रिया आपको पहचान करने की एक अच्छी तरकीब बताएंगे जिससे कभी भूलेगा भी नहीं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसको डियर बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो अब इसमें होता क्या है डियर, ध्यान देना। जैसे कोई दो या दो से अधिक यौगिक हैं, ए और बी, यहाँ पे दो यौगिक हैं, मिल करके एक तीसरा यौगिक बना देते हैं। यानी दो या दो से यौगिक मिल करके एक तीसरा उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, राइट। अब जैसे इसके हम कुछ एग्जाम्पल की बात अगर हम कर लेते हैं, देखिए जैसे आपका CaO है, याद है आपको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो मतलब व्यवहारिक नाम है वो है बिना बुझा हुआ चूना, या फिर सिंपली इसको चूना कहते हैं। आप इसको खाने वाला चूना भी कह सकते हैं। ये वही चूना है जिसको हम कत्थे के साथ लगा के पान पे यूज़ करते हैं और खाया जाता है, राइट। अब इसको अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं, H2O के साथ अगर हम मिलाकर रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका मिलता है CaOH होल ट्वाइस। ये एक नया उत्पाद मिलता है। तो इस तरह से देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना। मैं नाम बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, इससे वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और व्यवहारिक नाम क्या है आपका, बुझा हुआ चूना। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम। और व्यवहारिक नाम क्या है इसका, बिना बुझा हुआ चूना, या सिंपली हम खाली चूना ही बोल सकते हैं, या फिर खाने वाला चूना कह सकते हैं। और इसको तो आप सभी जानते हैं, जल है, राइट। इसको भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, हिंदी में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नोट कर लीजिएगा। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे जैसे कोयले का दहन है, कोयले का दहन, कोयले का दहन, दहन का मतलब होता है जलना, राइट। तो कोयला जब जलता है तो किस प्रकार की अपक्रिया होती है, तो कोयला होता क्या है, किसका उत्पाद है, कार्बन का। तो कार्बन प्लस जलेगा तो किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो C+O2 मिला करके बनाता है CO2। और भारी मात्रा में आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से ये उत्पाद बनता है, और ये अपक्रिया कैसी हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगी डियर, राइट। तो इस तरह से अगर आप इस कॉन्सेप्ट का, ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर में लिखा है A+B और गिव्स टू C, राइट, तो इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। अगर इस टाइप का ही आपको दिखता है तो आप उसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। चलिए अब दूसरे टाइप की अपक्रिया की बात करते हैं। इसका नाम है डियर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है और इन्हीं से क्वेश्चन आता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट। इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। ये क्या चीज होती है, जरा ध्यान देना। एक्सोथर्मिक
इसका मतलब ऊष्माक्षेपी कह रहा है। ऊष्माक्षेपी मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद जो हैं वो अगर आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करके जो आपका दो या दो से अधिक यौगिक रिएक्ट करके जो उत्पाद बनाते हैं, उस उत्पाद के बनने के बाद जो है आपको इसमें साथ ही साथ में ऊष्मा या फिर कह सकते हैं ऊर्जा, चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, तो ऊर्जा का भी निर्माण होता है या ऊष्मा भी निकलती है, रिलीज होती है। तो ऐसी टाइप की अभिक्रिया, जैसे अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, एक चीज़ आपको बता दें, प्राकृतिक गैस में नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH4। प्राकृतिक गैस का दहन, दहन मतलब जलना ही होता है, राइट। तो जब प्राकृतिक गैस जलती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान देना। जैसे प्राकृतिक गैस क्या, CH4, मीथेन इसको बोलते हैं डियर, याद रखना क्या है इसका नाम, मीथेन, राइट। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः यही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, कौन सी, मीथेन, राइट। अब ये जलेगी तो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, रिएक्ट करता है। ये जो दो देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को लगा जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, कितने एटम्स लेने हैं, राइट। क्योंकि ये जो मास होता है इसका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यानी कि जो अपक्रिया करने वाले जो यौगिक होते हैं और उत्पाद जो बनता है वो सब जो है आपका अभिकारक और उत्पाद, ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये अभिकारक होते हैं और राइट साइड में जो बनेगा वो उत्पाद होता है। तो दोनों के जो मासेस हैं वो बराबर होने चाहिए, इसलिए जो है हम यहाँ पे ये नंबर्स उतने नंबर्स में लेते हैं एटम्स या उनके मॉलिक्यूल्स। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो भी करता है, राइट, बैलेंसिंग इक्वेशन। तो अब देखिए इसमें ये जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ट्वाइस H2O बनेगा और साथ ही साथ में ऊर्जा भी रिलीज होती है। क्या बनेगी, ऊर्जा। ध्यान देना, जब ऊर्जा निकलेगी इसका मतलब है कि वो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या होता है, ए फॉर्मूला इसका ध्यान दे दीजिए, A+B दे देगा C+D, या हो सकता है एक ही दे, यहाँ पे एक ही उत्पाद मिले। यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक या एक ही उत्पाद बनाते हैं और साथ ही साथ में इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा, ऊर्जा या ऊष्मा आप कह सकते हो, राइट। दोनों में से कोई भी आपको अगर दिखेगा इस तरह से, तो ये ऐसा रिएक्शन, इस टाइप का जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो डियर ऐसे डिज़ाइन को देख के आप पहचान सकते हो इजीली कि वो अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। चलिए और इसके एक दो उदाहरण लेते हैं जो कि बहुत ही आते हैं ये क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, क्वेश्चन पूछता है श्वसन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं अगर इसका रिएक्शन कह दूं तो श्वसन भी किसका है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कैसे, जरा देखिए, श्वसन जो जब होता है तो उसकी अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो देखिए C6H12 C6H12O6 और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, 6O2 इस तरह से लिखेंगे और ये दे देता है आपको 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देगा और प्लस में साथ ही साथ में 6H2O और साथ ही साथ ऊर्जा भी निकलती है, राइट। तो इस तरह से हमने क्या देखा, और इस चीज को क्या कहते हैं डियर, इसको ग्लूकोज कहते हैं। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज, राइट। और ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है ही और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसमें, यानी ग्लूकोज जो होता है जब हम सांस लेते हैं श्वसन के टाइम पे ग्लूकोज जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी के रूप में ब्रेक होता है और साथ ही साथ में एनर्जी भी आपको रिलीज करता है, ऊर्जा भी मिलती है, राइट। तो ये रिएक्शन हुआ, जब ऊर्जा निकली तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। तो इस तरह से श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है डियर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है जैक बोर्ड में आपका डियर। तो चलिए अब जैसे एक और उदाहरण की अगर बात करते हैं, जैसे जो साग सब्जी होती हैं हमारे, जिनको जो साग सब्जी होती है उनके छिलके या फिर साग सब्जी ही ये विघटित होकर के कंपोस्ट बनाते, कंपोस्ट मतलब खाद होता है। इन जब खाद बनती है साग सब्जियों के सड़ने के बाद, सड़ने को ही विघटित होना कहते हैं डियर, टूटना।
तो उस दौरान जब ये सड़ करके खाद बन रहे होते हैं, खाद का रूप ले रहे होते हैं, उस दौरान भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है हीट के रूप में, राइट। तो जो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? आंसर है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया का उदाहरण। तो याद रखिएगा डियर ये भी। साथ ही साथ में जैसे और भी जो जैविक चीज़ें हैं वो जो कंपोस्ट के रूप में बदलती हैं, तो आपका ऊष्मा भी उसमें रिलीज होगी और वो अपक्रिया कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ठीक है। एक और ठीक इसका उल्टा होता है ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब हो गया कि मतलब उसको अपक्रिया में ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि एक कोई अभिकार दो यौगिक हैं, है ना, ए प्लस बी, और इसको जो है कुछ ऊष्मा या ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है और मिला करके ये सी और डी इस तरह से दे रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है आपका ऊष्मा शोषी अपक्रिया का, राइट। फिलहाल आपकी बुक में नहीं है तो ये इसके एग्जांपल्स भी पूछता नहीं है, राइट, लेकिन ये फॉर्मूले के आधार पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये वही ऊष्मा है, अगर ऊर्जा या ऊष्मा अगर आपको लेफ्ट साइड में दिखती है तो ऊष्मा शोषी हो गई, और राइट में दिखती है तो ऊष्मा क्षेपी हो गई, राइट। यानी कि ऊर्जा अगर रिलीज कर रही है कोई अपक्रिया, तो आपको समझिए अगर किसी अपक्रिया में ऊर्जा रिलीज हुई तो ऊष्मा क्षेपी। अगर अपक्रिया के दौरान अपक्रिया में ऊष्मा की जरूरत पड़ गई बाहर से, तो वो कहलाएगा ऊष्मा शोषी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली टाइप के अपक्रिया के अपक्रिया पर। तीसरा, वियोजन अपक्रिया। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, राइट। इसको इंग्लिश में कहते हैं डियर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, DCOMPOSITION, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते रहिएगा डियर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि अगर जैसे कोई एक चीज़ है, मैं यहाँ पे एक अगर फॉर्मूला लिखता हूँ, कोई एक यौगिक है या उत्पाद है, जो भी है यौगिक है, वो टूट करके दो या दो से अधिक यौगिकों या उत्पादों के रूप में अगर ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया आपकी वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। इस अपक्रिया को अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले मैंने आपको संयोजन अपक्रिया बताई थी, ठीक उसी संयोजन अपक्रिया का विपरीत होता है। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब होता है अलग होना। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको विघटन अपक्रिया भी, सॉरी, अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। इसका क्या नाम है? अपघटन, राइट। इंग्लिश में डिकम्पोजिशन ही है, अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। दोनों नाम को ध्यान रखना, सेम चीज है। इंग्लिश में एक ही बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें, जैसे ट्वाइस FeSO4 है आपका, राइट। इसको क्या कहते हैं डियर? ये है आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है। ये टूट करके किसके उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में ये टूटता है, किसके रूप में? Fe2O3 और प्लस Fe2O3, ये देखिए, और इसका नाम क्या है डियर? फेरिक फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। और साथ ही साथ में क्या बनाता है? SO2 और प्लस SO3, इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन 2 है तो सल्फर डाई, और 3 है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से ये डियर, ये तत्व यहाँ पे देखा आपने कि एक जो है दो अलग अलग या दो से अधिक तत्वों में विभक्त हो जा रहा है, तो ये अपक्रिया आपकी कहलाएगी वियोजन अपक्रिया, या इसी को अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं डियर, आपने देखा था ऊपर में CaCO3, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको चूना पत्थर या खड़िया कहते हैं। याद रखना, ये सब पूछ लिया जाता है। ऊष्मा की उपस्थिति में ये आपका क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी को बुझा चूना कहते हैं, और ये आपका क्या है? इसको चूना पत्थर या खड़िया कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, और व्यवहारिक नाम क्या है? चूना पत्थर या खड़िया कहते हैं, चौक जिसको आप समझ सकते हो, राइट। बुझा चूना है ये, जो पुताई करने के काम आता है, दीवालों की सफेदी करने के लिए जो यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड।
बुझा चूना, राइट। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ देखिए, एक चीज है वो अलग अलग दो चीजों में ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, एक ही चीज है वो डिकम्पोज होकर के टूट करके दो चीजों में टूट जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये अपक्रिया वियोजन अपक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इसकी पहचान है, ठीक है। दो या दो से अधिक में भी टूट सकता है, जैसे ऊपर वाले में तीन चीजों में टूटा हुआ है, राइट। अब अगली अपक्रिया की बात करते हैं, फोर्थ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया डियर। विस्थापन अभिक्रिया, एक ही रहेगा अभिक्रिया, राइट। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके उदाहरण अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए, उदाहरण में जैसे आपका Fe मतलब आयरन लोहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये दोनों आपस में मिल करके FeSO4 बना देते हैं और साथ ही साथ में कॉपर अलग हो जाता है। अब आप देखिए कि Fe इसके साथ जब अपक्रिया किया कॉपर सल्फेट के साथ में, तो आयरन सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया? आयरन सल्फेट, और साथ ही साथ में कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, निकाल दिया। किससे? कॉपर सल्फेट विलयन से आयरन ने यानी लोहे ने अपक्रिया करके उसकी जगह ले ली और साथ ही साथ में कॉपर को अलग कर दिया। तो इस तरह से Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? विस्थापन अपक्रिया का। यही चीज आपको पहचानना है, राइट। दूसरा जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं डियर, जैसे आपका Zn हो गया जिंक, राइट, और ये आपका CuSO4 के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या कर देगा? आपको ZnSO4 बना देगा। ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना देता है और साथ ही साथ में कॉपर को अलग कर देगा। ये भी कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। अगला एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे है डियर Pb, इसको क्या कहते हैं? लेड, राइट। लेड नाम है इसका, और CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके अभिक्रिया करके बना देता है लेड क्लोराइड, PbCl2 बना देगा और साथ ही साथ में ये कॉपर को ये भी विस्थापित कर देता है। अब बड़ी मजे की बात ये है डियर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? विस्थापन अपक्रिया के। अब ये विस्थापित क्यों कर रहे हैं कॉपर को? यहाँ पे आयरन है, जिंक है, लेड है, ये सभी तीन के तीनों कॉपर को क्यों विस्थापित कर रहे हैं? क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं, आयरन है, जिंक है, लेड है, ये सभी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको विस्थापित कर दे रहे। किसको? कॉपर को। तो अगर कोई दो तत्व हैं जिसमें अगर जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। समझिए कि उसमें ज्यादा ताकत है। ज्यादा अभिक्रियाशील का मतलब ज्यादा ताकतवर है, कम अभिक्रियाशील मतलब समझिए कि कम ताकतवर है, राइट। इसलिए उसको ढकेल करके या फिर उसको डिस्प्लेस कर देता है। अच्छा, कैसे जानोगे? तो ये अभिक्रियाशीलता जो है, एक तत्वों की अभिक्रियाशीलता का एक क्रम है, उसको आपने याद रखना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आपका कैल्शियम आता है, याद रखना डियर। फिर आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और उसके बाद फिर आपका जिंक आता है, Zn है, फिर आयरन है, राइट, Fe। उसके बाद फिर आपका लेड Pb आता है, और फिर आपका कॉपर आता है। ध्यान देना, कॉपर के ऊपर ये सब है। ये सब जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाते हो, अक्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाता है? घटता जाता है। तो ये क्या है? मैक्सिमम है, ये मैक्स है। और जैसे जैसे नीचे आते हो तो ये क्या हो जाता है? ये मिनिमम होता जाता है, राइट। तो कॉपर के जितने भी ऊपर ये सारे तत्व हैं, ये सभी मेटल्स कॉपर की अपेक्षा यानी कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, राइट। तो मोर रिएक्टिव है सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये सभी। अब कॉपर के नीचे तीन तत्व हैं, जैसे Hg, Hg मतलब क्या हो गया? मरकरी हो गया। Ag का मतलब क्या हो गया? आपका सिल्वर, जिसको चांदी कहते हैं, और Au आपका हो गया ये गोल्ड यानी सोना। तो ये तीन ही हैं जो कॉपर के नीचे आते हैं, यानी कि ये लो रिएक्टिव हैं, ठीक है। ये कम अभिक्रियाशील तत्व हैं और ये मैक्स रिएक्टिव।
ये अधिक अपक्रियाशील पदार्थ हैं। किससे? देन कॉपर। अच्छा, अगर कॉपर के अलावा अगर यहाँ जैसे कैल्शियम की बात हो रही होती, कैल्शियम की बात हो रही थी और मैग्नीशियम की बात हो रही होती, तो इन दोनों में कौन अधिक अपक्रियाशील है डियर? तो कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या कर देता? मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता था। जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम की अगर बात होती तो पोटेशियम मैग्नीशियम को हटा देता, राइट। सोडियम मैग्नीशियम को हटा देता, मतलब कि अपने से ठीक, जैसे किसी तत्व की बात करिएगा, जैसे किसी मेटल की बात करिएगा Mg की, तो इसके ऊपर के जितने तत्व होंगे वो इसको डिस्प्लेस कर देंगे, और Mg के नीचे जितने होंगे वो एक भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। यानी Mg जो है अपने से नीचे वाले सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी विस्थापित कर सकता है, जबकि Mg के ऊपर वाले जितने तत्व होंगे वो Mg को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक तत्व के लिए डियर इसको याद रखिएगा, इसको सक्रियताशीलता श्रेणी कहते हैं, राइट। अपक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं कि कितना अपक्रियाशील कौन सा या कौन सा कितना एक्टिव तत्व होता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये विस्थापन अपक्रिया में ये काम करते हैं। कौन किसको विस्थापित कर पाता है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिससे तो हाईली जो रिएक्टिव होगा, अपक्रियाशील होगा, वो अपने से कम अपक्रियाशील वाले पदार्थ को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डियर ये बातें समझ में आ गई होंगी, और ये अब आपको इसमें कभी डाउट नहीं फील होगा, और इजली आप इन सभी जितना मैंने आपको बताया इतना ही पढ़ के जाना है। और आपको अपक्रिया वाला जो क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की अपक्रिया है, एक क्वेश्चन निश्चित है 110% पूछा जाएगा, वो आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आपके काम का है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, राइट। मिलेंगे जल्द ही इसके थर्ड टॉपिक के साथ में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे अपचयन और उपचयन अपक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये एक अलग ही मेन टॉपिक है, राइट। देखने में तो आपको लगता होगा इसी के साथ में है, लेकिन ये अलग ही अपने आप में एक अलग टॉपिक रखता है, इसलिए इसको अलग से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।